देखिए index.html में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डॉक्यूमेंट है ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एंकर का टैग बना लेता हूँ। एंकर का जो टैग होता है वो होता है लिंक देने के लिए, किसी भी लिंक को आप दे सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एट्रीब्यूट होता है href का। href के मतलब है हाइपर रेफरेंस। अब ये जो हाइपर रेफरेंस है, ये इसके अंदर आप किसी भी चीज़ का यूआरएल आप दे देंगे ना, वो आपको वो पेज ओपन करके दे देगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये ओपन करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से जाते हैं गूगल में, और google.com को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। देखें, ये जो गूगल है, इसके यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ ठीक है। और इसके यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ href के अंदर, मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो href के अंदर अब ये http://www.google.com/ आ चुका है। अब ये चीज़ आपके वेब पेज में नज़र नहीं आएगा। देखें, आपके वेब पेज में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब ये नज़र कब आएगा? कि जब आप इसके अंदर कुछ लिखेंगे। एंकर के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? यहाँ पर देखें, मैं शट डाउन तो नहीं लिखूंगा ना यहाँ पर, या मैं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लिखूंगा जो मीनिंगफुल ना हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल। गूगल। अब जब मैं गूगल लिखूंगा तो मुझे वो इस तरह देखें नजर आएगा गूगल। मैं इसको स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, देखें यहाँ पर देखें गूगल नजर आ रहा है। अब इस गूगल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सिंपल मैं क्लिक करूंगा, तो ये मुझे गूगल वाले पेज में ले जाएगा। तो ये एंकर का टैग होता है। इसके अंदर आप href के अंदर जो भी आप यूआरएल दे देते हैं और लिख देते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है गूगल। अगर मैं देखें यहाँ पर देखें, मैं लिख देता हूँ फेसबुक। अब मुझे बताएं कि वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा। गूगल सिर्फ में ही गूगल लेके पे ही जाएगा। लेके यार जाएगा, वो तो गूगल पे गूगल ही में ले लेके जाएगा। जाएगा। यूआरएल गूगल का है। यू आर गूगल का है। यूआरएल गूगल का है तो वो मुझे गूगल पर ही लेके जाएगा, भले मैं फेसबुक पर क्लिक करूँ। तो इस तरीके से एंकर का टैग काम करता है। एंकर के टैग के अंदर ना आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि देखें, एंकर के टैग के अंदर यहाँ मैंने फेसबुक लिखा है, यहाँ मैं एंटर करके दिखाता हूँ। ओपनिंग टैग ऊपर, क्लोजिंग टैग नीचे, इन दोनों के दरमियान में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँ? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक इमेज बनाता हूँ। एक मैं IMG के टैग से इमेज बना रहा हूँ। दोबारा देखें कैसे किया। यहाँ पर मैंने IMG लिखकर एंटर किया, तो मुझे IMG का सेल्फ क्लोजिंग टैग मिल गया। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, एक ही टैग है IMG। इसके अंदर क्या है, सोर्स है और ऑल्ट है। ऑल्ट को अभी हम हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। ये जो सोर्स है, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि कौन सी वाली तस्वीर जो है वो मुझे यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पर पिक्चर कोई चाहता हूँ, तो पिक्चर मुझे यहाँ पर मेरे पास है। मेरे पास ये वाली पिक्चर है। इस पिक्चर को मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लगा दूँ। ठीक है, तो अब इस पिक्चर का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी है, और ये मैंने उसी फोल्डर में रख दिया है जिस फोल्डर में तमाम चीज़ें मेरी रखी हुई थी। देखें, इंडेक्स HTML की और CSS वाली फाइल और पिक्चर। अभी खाली जेपीजी लगी। JPEG लगा सकते हैं आप, फिर आप PNG लगा सकते हैं, WPEG लगा सकते हैं आप। तो ये तमाम चीज़ें जो जो होते हैं ना एक्सटेंशंस, वो पिक्चर वाली, वो तमाम एक्सटेंशंस आप लगा सकते हैं। इवन कि आप इसमें URL भी दे सकते हैं, डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है। आप URL भी सर देकर लगा सकते हैं। सर, लेकिन जब मैंने डाउनलोड किया था या यूआरएल, तो इतने लंबे लंबे होते हैं वो कि वो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे जाके खत्म। तो इसका क्या तरीका है सही, कि हम क्या पिक्चर सेव करें पहले? सेव कर लें। देखिए ना, मैं कितना छोटा सा नाम इसे दूंगा, यूनिवर्सिटी नाम है। यू को प्रेस करूंगा, सजेशन देगा मुझे, क्लिक कर दूंगा, और अब वो मेरे वेब पेज में बनकर आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, लाइव सर्वर से ऑन करता हूँ। देखें कितनी बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर बनकर आ गई है। नीचे करके दिखाता हूँ मैं, ये देखें। ये अब जो छोटी नहीं हो सकती सेंटर में? अब ये छोटी कैसे होगी? तो इसके लिए हम
अपने CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो CSS को हाइट पहले चेंज कर देंगे। मुझे यहाँ पर सर लिंक कराना पड़ेगा जी। ये ये जो एंकर का टैग है इसके अंदर इमेज को लिखना जरूरी है, ये इमेज अलग से भी हम कर सकते हैं अप्लाई कहीं पर भी? मैं आपको रीज़न बताता हूँ, इमेज का टैग मैंने एंकर के अंदर क्यों रखा है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये लिंक है CSS की फाइल को कनेक्ट कराने के लिए। अब CSS में जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ IMG। पहले मुझे यहाँ पर ऊपर ना थोड़ा सा ये जो मार्जिन, ये जो नज़र आ रहा है वाइट वाइट, इससे मैं ख़त्म करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है। तो इस सारे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये तीन तकिया कलाम समझ लें इसे, ये तीन लिख दे दिया करें। उसके बाद जो है ना, आप यहाँ पर IMG का जो टैग है वो लगाएं। और देखें, आई जो इमेज के टैग होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं होता कि आप दोनों डायमेंशन दें, दोनों डायमेंशन देने से वो स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन जब आप इसको बोलते हैं ना, अगर हाइट देते हैं तो हाइट से वो विड्थ को खुद ही सेट कर देता है, और अगर आप विड्थ देते हैं तो वो विड्थ से हाइट को खुद ब खुद सेट कर देता है, रेशो बरकरार रखता है वो। ऐसा नहीं कि खींच के, वर्टिकली खींच के बड़ा कर दे, हॉरिजॉन्टली छोटा कर दे, अजीब सा हो जाएगा वो। स्ट्रेच हुई हुई इमेज में आपको अभी करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर दो डायमेंशन देना ज़रूरी नहीं है, हाइट और विड्थ। एक डायमेंशन देंगे, दूसरा उसके रिस्पेक्टिवली खुद ही सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, विड्थ देता हूँ मैं, विड्थ को कहता हूँ मैं 300 पिक्सल। तो यहाँ पर 300 पिक्सल जो है वो नहीं हुआ, इसको देखते हैं। एंकर, चलें इमेज को कोई नाम दे देते हैं। सर ये यूआरएल तो गूगल का है ना सर? इमेज यूआरएल होना चाहिए ना सर? एक मिनट रुके। हाँ भाई, आवाज आ नहीं रही है, आप बोल नहीं रहे। मैं एक मिनट देख रहा हूँ ये हो क्यों नहीं रहा है। काफी देर हो गई, मैं तो डर गया। अच्छा 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 अच्छा। सर आप वो ना सर इमेज मैंने के साथ इसमें बैकग्राउंड साइज बैकग्राउंड लगाएं। पोजीशन सेंटर बैकग्राउंड में और हाँ, बैकग्राउंड साइज कवर लगेगा ना? बैकग्राउंड साइज लगेगा। अरे फिर नहीं, उसके बाद जो है ना, कवर या रिपीट इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो आप जो उसमें से चूज कर लें। ऐसी कोई बात इमेज नहीं के है, बाद ना, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैंने अपने स्क्रीन को ना बहुत बड़ा किया हुआ है, देखें 400% पर किया हुआ है। इसको मैं 100% पर लेकर जाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी ओके। इमेज है। वो असल में मैंने खुद इतना बड़ा किया हुआ है, तो जाहिर है वो फिर 500% के हिसाब से तो ये है एक्चुअल इमेज।
इसकी। तो इतना बड़ा ये है अभी। तो अभी इसको मैं अगर 100 करते हैं, 100 पिक्सल, देखें वो छोटा सा हो गया। हाइट भी खुद ही सेट कर दी, विड्थ भी खुद ही सेट कर दी इसने। और यहाँ पर जो है, अगर मैं इसे 400 पिक्सल दे दूँ तो ये जो तस्वीर है ये इतनी बड़ी हो जाएगी। अब इसने दोनों को ठीक कर दिया, मतलब विड्थ को इसने 400 पर रखा है, और जो इसकी हाइट है ना उसके हिसाब से ही इसने सेट किया। अगर मैं दोनों को अलग अलग दूंगा ना तो ये इसको क्या करेगा, स्ट्रेच कर देगा। हाइट को मैं कहता हूँ कि वो कर दे 800 पिक्सल। देखें इसने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया इसको। अब अजीब सी इमेज हो गई है। तो एक ही साइज आप देंगे, दूसरे को उसके रेशो के हिसाब से वो खुद ही सेट करके रखता है। तो अब जो है, मैं आपको ये दिखा रहा था। अच्छा जी। सर, डायरेक्टली अगर हम नेट से डायरेक्टली पिक्चर कोई अपलोड करना चाहें तो फिर? हाँ वो भी देखते हैं। तो वो यहाँ पर मैं पिक्चर उठाता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट लोगो। इससे सर मैं जैसे हमने फॉन्ट्स लिया था उसी तरह पिक्चर्स भी कलेक्ट करेंगे गूगल से? पिक्चर में कोई सी भी ओपन कर रहा हूँ। देखिए मैंने गूगल में आके टाइप स्क्रिप्ट लोगो लिखा है, तो ये वाली पिक्चर इस पर मैंने क्लिक किया है। साइड में ये पिक्चर खुलकर आ गई है, विजिट का ऑप्शन है। विजिट को क्लिक करता हूँ, ये मुझे उस पेज में ले जाएगा जहाँ पर ये इमेज रखी हुई है। इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू विंडो। अब ये सिर्फ इमेज खोल के आपके सामने आ गई है। ये है इसका यूआरएल। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करते हैं। देखते हैं इमेज के सोर्स में। तो ये भी बंद करता हूँ, ये भी बंद करता हूँ। ये है, ये देखें, ये पिक्चर आ चुकी है यहाँ पर। इसके नीचे मैं आपको कुछ लिख कर दिखा देता हूँ। तो एंकर के नीचे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं तहा लिख देता हूँ। देखें छोटा सा तहा यहाँ पर नज़र आ रहा है ना। तो इमेज ये मैंने डाउनलोड नहीं किया है, ये मैंने क्या किया है, इसके यूआरएल को कॉपी करके लगा दिया। HTTP अपलोड, ये जो भी यूआरएल है इसका, तो ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर लगा दिया। सर ये इस दोबारा रिपीट कर दें, ये पिक्चर का यूआरएल कैसे? अच्छा देखें मैं, सर इस तरह डायरेक्ट करते हैं ना तो कभी इतना बड़ा सा लिंक आ जाता है पूरे कॉपी पेज कैसे पे। करेंगे वो? अच्छा अब देखते हैं, देखें मैं अपने पेज का रेशो पहले सेट कर लेता हूँ। 100 कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने 100 कर लिया है, और क्या है इसके अंदर, एक एंकर है और एक इमेज है, ठीक है। इमेज खाली है, अभी कुछ भी नहीं है इमेज की जगह पर। तो बताएं क्या सर्च करूं। गूगल के लोगो सर कोई ढूंढ रहे हैं। लैंडस्केप? सीनरी लगा दें। सरजिया को ढूंढते हैं, सरजिया मिलेंगे ना। सर ये गूगल का HRF देना जरूरी है? गूगल का HRF देना ज़रूरी है, बिल्कुल। मुस्कुराते हुए अच्छा। सरजिया लगा देते हैं यहाँ पर। तो मैंने किस तरह किया, इमेज मुझे मिली, उसको मैंने क्लिक किया, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। और इस ऑप्शन के साथ विजिट का बटन था, तो वो मुझे उस वेब पेज पर ले जाएगा जहाँ पर सरजिया की ये तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद न्यू इमेज करूँगा, तो अब वो मुझे एक नई वेब पेज पर ये ओपन कर कर दे देगा। ये है इसका यूआरएल जो कि बहुत बड़ा सा है। तो इस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ अपने SRC के अंदर लाकर पेस्ट कर दूंगा। अब ये इसका पूरा यूआरएल है, और मेरे वेब पेज पर भी देखें सरजिया की तस्वीर आ गई। ये मैंने डाउनलोड नहीं किया, सिर्फ सिंपल यूआरएल लगा कर किया मैंने। जी समझ आई बात आपको। अब जी मसला ये सर, है कि ये पिक्चर जो है वो बड़ी है, आप चाहते हैं कि ये पिक्चर छोटी हो जाए। तो अगर आपको ये पिक्चर छोटी करनी है तो आप इमेज के टैग को यहाँ पर, आपने बोला है ना 400, आप इसको बोल दें कि भाई ये 200 पिक्सल कर दे सर। देखें पिक्चर छोटी सी हो गई। नहीं समझ आई।
सर ये तो समझ आ गई, वो यूआरएल का जो मसला है ना, वो कोई आप लैंडस्केप की पिक्चर लगा सकते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब उसकी यूआरएल एड्रेस, तो उसको कैसे छोटा करते हैं वो देख लें प्लीज। चलें ठीक है, ट्राई करते हैं। वैसे पता नहीं इसमें काम करेगा नहीं करेगा, तो लिंक शॉर्टनर देखते हैं, जो लिंक्स को छोटा करके दे देता है ना, वो लिंक शॉर्टनर होते हैं। तो मैं यहाँ पर इससे देता हूँ, अपनी ये बड़ी वाली यूआरएल देता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं इसे। इससे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ले जाकर पेस्ट करता हूँ, और इससे कहता हूँ ये मुझे छोटी कोई लिंक बनाकर दे दे। तो इससे मुझे ये छोटी लिंक बनाकर दे दिया। इससे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। चल रही है, अभी भी चल रहा है। इसे दोबारा हटाता हूँ, हटा कर लगा कर देखता हूँ। सर ये 200 वाली लाइंस लिंक्स को भी शॉर्ट कर देगा? SRC हटा बेसिकली दी जी। सबिहा क्या कह रही हैं? सर एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल का डिफरेंस बता दीजिए। एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल जो है, देखें एब्सोल्यूट जी यूआरएल जी। तो वो है जो एक्चुअल यूआरएल है आपका, जो आपको, जिसमें आपको ना एक बहुत लेंथी लेंथी यूआरएल भी आपको मिलेंगे। क्योंकि ना ये यूआरएल जो होते हैं, ये लेंथी होते कैसे हैं, ये एक के अंदर एक, उसके अंदर कुछ, उसके अंदर कोई, आपने वेब पेजेस बनाए होते हैं, उन वेब पेजेस के अंदर वो जाता है। जैसे कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा ना कि मेन वेबसाइट ओपन हुई, वहाँ पर होम का, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे नेविगेशन बटन होते हैं ऊपर। आपने जैसी कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, तो वो किसी और पेज में ले जाता है आपको। तो एक के जी अंदर आप एक, एक के अंदर एक, आप जो है ना लेयर्स के अंदर जाते रहते हैं। तो उसका जो एक्चुअल यूआरएल होता है वो आप बनाते हैं खुद से, और एक एक यूआरएल आप बनाते हैं कि इस यूआरएल का ये नाम होगा, इस पेज का ये नाम होगा। तो वो एक के अंदर एक जब जाता है, तो इस तरह यूआरएल आपके बड़े हो जाते हैं। जैसे हम फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन का हम जो रेफरेंस दे रहे होते हैं, यूआरएल दे रहे होते हैं, तो ये हमारा एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव होता है? ये एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट होगा, अच्छा। जितने बाहर से जो यूआरएल हम लेते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, और जो हमारे खुद के कंप्यूटर के अंदर जो चीजें होती हैं उनका जो हम रिलेटिव पाथ देते हैं वो रिलेटिव होते हैं। वो रिलेटिव होगा। और ये जो यूआरएल शॉर्टनर है ना, ये यूआरएल शॉर्टनर क्या करता है, ये आपके बड़े यूआरएल्स को छोटा करके दे देता है। तो देखें यहाँ पर मैंने कितने बड़ा यूआरएल था वो, उसको मैंने HTTP RBGV01 BKDS बस ये लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर देखें उस इमेज को ये लाकर दे रहा है मुझे। तो यूआरएल शॉर्टनर का आप यूज़ कर सकते हैं यूआरएल को छोटा करने के लिए। सर सलाम अलैकुम। सर यहाँ पर एक वर्ड रैप जो वो है फीचर, वो भी यूज करते हैं लोग, उसका क्या मतलब है? वर्ड रैप मतलब जो आप स्क्रीन के ऊपर जब माउस लेकर जाते हैं, तो वो जो आपको बताता है कि किस इमेज किससे नहीं नहीं रिलेटेड है। नहीं नहीं, वर्ड रैप इस तरह से होता है, जैसे हमने एक पैराग्राफ ले लिया, जैसे लॉरेन ले लिया, तो उसने क्या किया, हमारी पूरी विड्थ जो है ना कंप्यूटर की ले ली, तो उसको हम वर्ड रैप करते हैं। उसको जैसे आपने बताया ना, सेटिंग में जाकर हमारी जो ऊपर ये जो सर्च बार है हमारे पास VS कोड की, उसके ऊपर वर्ड रैप का हम लिखते हैं, अच्छा तो वो अच्छा उसका अच्छा, आप ऑप्शन आ इसकी बात जाते हैं और करिए। वो रैप कर देता है। हाँ, आप सारे इसकी टेक्स्ट को रैप कर देता है। आप इसकी बात करिए, ये यहाँ ऊपर सिलेक्शन व्यू के अंदर ये जो वर्ड रैप है, इसकी बात करिए हम। जी सर, जी सर। ये वर्ड रैप ये ये करता है कि, सेम ही काम दोनों का। जी, ये वर्ड रैप ये करता है कि आप जो ये लिखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर वर्ड रैप हटा दूँ, तो ये एक ही लाइन में यहाँ पर आपको आगे की तरफ लिख कर दे देगा। अब आपको आगे बढ़ा बढ़ा कर चेक करना पड़ेगा, कभी आगे की चीज़ें देखनी है तो यहाँ से आप अपने स्क्रॉल, ये जो है ना, इस स्क्रॉल को आप आगे स्क्रॉल करेंगे, पीछे करेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन में हो, जो भी हो, जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं स्क्रीन से वो नीचे वाली लाइन में आ जाए खुद ही। तो लाइन नंबर 10 की चीज़ें ना, देखिएगा अगर मैं वर्ड ड्रैप कर दूँ, तो ये लाइन नंबर 10 की ही चीज़ें देखें, लाइन नंबर 10 में 2-3 लाइनों का गैप है।
फिर 11 है, लाइन नंबर 11। तो ये लाइन नंबर 10 की चीज़ों को ही जो कि स्क्रीन से बाहर जा रही थी, उससे ही नीचे वाली लाइन में लिख कर आपको दे रहा है। ये है वर्ड रैप, ताकि एक ही सर स्क्रीन में ये आपको नजर आए। वर्ड रैप राइट क्लिक से आया है? वर्ड रैप यहाँ देखें, ऊपर व्यू के अंदर गया मैं, ऊपर यहाँ पर व्यू के अंदर यहाँ पर वर्ड रैप लिखा है। ठीक है सर। सर आप जब भी वेब पेज चेक कर रहे हैं ना, तो ओपन विद लाइव सर्वर करके हम देख रहे होते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर रहे, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी कर रहा हूँ ओपन विद लाइव सर्वर ही, मैंने किया हुआ है, बस मैंने बंद नहीं किया है ऐसे, खोला हुआ है। मैं अगर इसे बंद कर दूँ तो मैं ओपन यहाँ पर इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके ही ओपन करता हूँ। सर आपने क्या देखें, क्या बताया अभी इमेजेस के अलावा? इमेजेस के अलावा मैंने अभी एंकर टैग बताया है, एंकर टैग को अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने इमेजेस देखी हैं, इमेजेस के अंदर हमने क्या क्या देखा है। इमेजेस के अंदर यहाँ पर होती है एक IMG का टैग, उसके साथ एक SRC का एट्रीब्यूट मिलता है आपको। इस एट्रीब्यूट में आप अपने इमेज का नाम दे देते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में सेव की हुई है आपने पिक्चर उसकी, या फिर आप URL भी दे सकते हैं इसमें। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते किसी पिक्चर को, इंटरनेट से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका URL कॉपी करके आप यहाँ पर दे सकते हैं। सर उसके ये सर जेपीजी और पीएनजी में क्या डिफरेंस होता है? जेपीजी कहीं पीएनजी लिखा होता है, फॉर्मेट का डिफरेंस होता है। ये क्या डिफरेंस है? जैसे कि आपकी वीडियोस या फिर ऑडियो होती है, तो कुछ ऑडियो होती है MP3 और कुछ ऑडियो होती है आपकी वेव। तो MP3 जो ऑडियो होती है उसकी क्वालिटी MP3 वाली होती है, लेकिन वेव की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है। इसी तरीके से हमारे JPEG जो होते हैं, JPEG की क्वालिटी ये होती है कि अगर मैं JPEG को बहुत ज़्यादा जूम करूँ तो वो ना इस तरीके से ऐसे फटने लग जाती है, इमेज इस तरह हो जाती है। लेकिन दूसरे फॉर्मेट PNG में इस तरह नहीं होता। PNG आप उसको थोड़ा जूम करें तो वो बेटर आपको क्वालिटी देती है JPEG से। और उसके अलावा और भी अलग अलग वो होते हैं सर आपके एब्सोल्यूट में क्या फॉर्मेट। बताया आपने? एब्सोल्यूट और रिलेटिव? एब्सोल्यूट और भाई देखें, URL जो होते हैं ना आपके, ये तो मैंने शॉर्ट किया है। अगर इसके एक्चुअल URL को मैं ओपन करूं तो ये बहुत बड़ा था, अभी मैंने बंद कर दिया। तो एब्सोल्यूट URL वही है कि जो इसका एब्सोल्युटली URL है ना, वो है इसका एब्सोल्यूट URL। तो हमने इमेज के टैग में क्या देखा है, SRC के एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पर दे सकते हैं अपनी फाइल का नाम, या फिर अपने इमेज के URL को दे सकते हैं। तो वो आपके IMG के टैग में आपके इमेज को वो दिखा देगा, जैसे वो मुझे यहाँ पर दिखा रहे। अब जो है सर जी, सर इस पिक्चर को हम बैकग्राउंड नहीं रख सकते? जैसे अभी आपने ताहा लिखा था इस पिक्चर के नीचे, तो फिर वो नीचे आया था ना, तो हम इसको बैकग्राउंड बना के इसके ऊपर नहीं लिख सकते? आप बैकग्राउंड बनाकर भी लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। आप इस पिक्चर को एक डिव में रख सकते हैं और उस डिव को आप बैकग्राउंड कर दे सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें, मैं IMG के टैग को बता रहा हूँ आपको, एंकर को भी बताना था मुझे, लेकिन हम कहीं और जा रहे हैं। तो चलें पहले पिक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं एक डिव बनाता हूँ और इस डिव को यहाँ से मैं एक ID दे देता हूँ। ID में मैं कह देता हूँ कि ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर CSS में टारगेट करता हूँ। अब जो मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और उसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। इस बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं दे सकता हूँ URL को। URL जो है इसके अंदर या तो आप अपनी किसी पिक्चर का नाम दे दें, या अगेन वही कि आप इसमें पिक्चर का नाम दे देते हैं, क्योंकि URL डिलीट हो गया मुझसे। यूनिवर्सिटी JPEG वाली जो पिक्चर है वो दे देते हैं।
यहाँ पर आप दे सकते हैं यूनिवर्सिटी जेपैग। अब यहाँ पर मैंने कोई आईएमजी का टैग तो नहीं बनाया एचटीएमएल में, एक सिंपल डिव बनाया था और उस डिव का नाम रखा है बैकग्राउंड। यहाँ मैंने सीएसएस के अंदर आईडी बनाई बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर यूआरएल का यूज़ करके मैंने यूआरएल दे दिया। अब जो है आप इसको वेब पेज पर जब देखेंगे, मैं लाइव सर्वर से ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो देखें आपको यहाँ पर इमेज नज़र नहीं आ रही है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जो आपके डिव है बैकग्राउंड इमेज में, जो आपके डिव है बैकग्राउंड, इसको आप दे दें हाइट 100 VH और विड्थ दे दें 100%। तो अब जो है ना वो आपको पूरी की पूरी इमेज दिखाएगा। ये इमेज बैकग्राउंड पर आई हुई है आपके। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं कुछ बनाता हूँ। तो डिफ के अंदर मैं बनाता हूँ एक बटन। बटन में मैं लिख देता हूँ बटन। अब देखें ये बटन यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर बटन बना हुआ आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड की तरह ही काम करिए ये इमेज, और बटन भी इसके ऊपर बना आ रहा है। तो इस तरह भी आप बैकग्राउंड में अपने इमेजेस सेट कर सकते हैं। और सर अगर इस बैकग्राउंड इमेज अस्सलाम को वालेकुम ब्लोर सर। ब्लोर करना चाहे तो, ब्लर करना चाहे तो? अच्छा, तो आज देखें सर बैकग्राउंड इमेज को ही पढ़ लेते हैं। जी बोलें। मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, रिकॉर्डिंग की है आपने? जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सर। जी, तो ये बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपने यूआरएल दिया है। अब आप इसके ऊपर ना ब्लर भी कर सकते हैं। इससे इसके ऊपर मतलब ब्लर करना मतलब डिम करना, इसको आप डिम भी कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड की इमेज अगर आप देखें ना, तो वो बैकग्राउंड की इमेज थोड़ी सी डल होती है। पहले मैं इस बटन को हटा देता हूँ, इस बटन का कोई काम है नहीं। इस बटन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। सिर्फ डिव है, उसको एक नाम दिया है बैकग्राउंड, हाइट और विड्थ दिया, विड्थ 100%, हाइट 100, वर्टिकल हाइट। बैकग्राउंड इमेज को मैंने यूआरएल दिया है, यूआरएल में मैंने पिक्चर बता दिया कौन सी चाहिए। अब मैं यूआरएल से पहले कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट दो ग्रेडियंट की तरह काम करता है। ग्रेडियंट कलर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं। तो ग्रेडियंट कलर, देखें ग्रेडियंट कलर कुछ इस तरह के होते हैं कि दो कलर का ब्लेंड होता है आपस में। यहाँ पर देखें 3 कलर का ब्लेंड है आपस में, यहाँ पर 4 कलर का ब्लेंड है। तो ये है, ये दो कलर के दरमियान ब्लेंड है। यहाँ पर डार्क ब्लू है, यहाँ पर स्काई ब्लू है। तो डार्क ब्लू से स्काई ब्लू तक का एक ब्लेंड है यहाँ पर, इसको आप कहते हैं ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर आप बना सकते हैं खुद। किस तो तरह सर बनाएंगे? इसमें मतलब जो लीनियर ग्रेडियंट या ग्रेडियंट कलर होता है उसमें हमारे पास एक से ज्यादा कलर हो सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा कलर हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, 5, 10 जितने आप चाहें हो सकते हैं। पहले एक कलर यहाँ पर बनाते हैं। लीनियर ग्रेडियंट आपने लिखा, लीनियर ग्रेडियंट का राउंड ब्रैकेट वो खुद ही बनाकर दे देता है। आप लीनियर ग्रेडियंट के सजेशन को ओके कर लीजिएगा। यहाँ अंदर आपको लिखना है RGBA। RGBA एक फंक्शन की तरह ही है, उसको भी राउंड ब्रैकेट चाहिए। यहाँ पर आप दे दें 0। 4 दफ़ा आपने 0 दे दिया, 0 0 0 0, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बना हुआ है ना कलर पैलेट, इस कलर पैलेट के अंदर से आप अपने किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेडियंट में ना कोई भी कलर रखना बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है वो। तो मैं ये एक कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से डार्क कर लिया थोड़ा, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया।
ये मेरा बन गया एक कलर, RGBA के अंदर एक कलर मैंने बना लिया। अब मैं इसके RGBA के राउंड ब्रैकेट जो है उसके बाद कॉमा लगाता हूँ, फिर दोबारा से लिखता हूँ RGBA राउंड ब्रैकेट 0,0,0,0, और इसके कलर पैलेट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं रेड ये रख देता हूँ, पिंक टाइप का ये कुछ है ये रख देता हूँ। तो ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ब्लूइश है और यहाँ पर थोड़ा पिंकिश टाइप का कलर है। तो देखें, इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखें ये इस तरह आपके बैकग्राउंड को इसने बना दिया। अब आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा डल हो चुका है, इसके ऊपर जब आप कुछ बनाएंगे तो जबरदस्त। वो अच्छा लगेगा। तो बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट, उसमें दो कलर दिए हमने, तीन ट्राई करते हैं। तो कॉमा लगाते हैं, RGB कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके कलर चेंज कर देंगे। यहाँ से मैं RGBA को कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और इसका जो ये कलर पैलेट है यहाँ पर मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। तो देखें अब ये तीन चार कलर आप बना कर ना इसे बिल्कुल गोला गंडा बना सकते हैं, तो या रेनबो बना सकते हैं आप इसे। तो करें, आपको जो अच्छा लगे। ग्रीन को लाइट करना है थोड़ा, तो आप इस सर ग्रीन, आपकी पिक्चर का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी? ये तो मैंने रखा है, इसका नाम कुछ और था। अगर आपको पिक्चर्स चाहिए ना तो आप यहाँ से पिक्सल, पिक्सा बे एक है और एक पिक्सल है, PEXEL, पिक्सल की वेबसाइट पर जा सकते हैं आप, और यहाँ से आप लिखें pixel.com, तो आपको मिलेगी ऐसी इमेज। ये ऐसी आपको पहली स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर आप सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लिख दें नेचर, कुछ भी लिख दें, यूनिवर्सिटी, नेचर, बिल्डिंग, कुछ भी। तो देखें ये तमाम इमेजेस फ्री में आपको मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे उसके साइज में, बड़े साइज में, साफ सुथरी इमेज है ये। मतलब सर इसमें से कोई आप अप्लाई करें प्लीज। इसमें से अप्लाई करूँ तो करते हैं, सर ये अप्लाई कर देते हैं जी। सर कुछ ऐसी पिक्चर्स भी होती है ना जो मूव हो रही होती हैं, सर उसका भी बताइएगा। अगर बैकग्राउंड पे हमें कोई ऐसी पिक्चर चाहिए जो रोटेट हो रही है खुद से। बिल्कुल, देखें ज़्यादातर वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन आप ये याद रखें कि आप अपने वेब पेज के ऊपर ना कम से कम लोड देते हैं। बहुत कम वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो मूविंग बैकग्राउंड का यूज़ करती हैं, मूविंग बैकग्राउंड का यूज़ बहुत कम लोग स्लाइड्स करते हैं। जिस तरह चलती होती हैं, जिस तरह वेबसाइट्स, इम्तियाज की वेबसाइट है, और इस तरह जिस तरह उसमें वो ऊपर तो स्लाइड स्लाइडर चलती होता रहती है, पिक्चर स्लाइड करने का होता है ना। वो एक अलग चीज़ है। आप दराज की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वो आपको स्लाइडर देते हैं, दराज को यहाँ स्लाइडर पर। स्लाइडर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। देखें मैं दराज को मेन पेज ओपन करूँगा तो ये है स्लाइडर, ये देखें यहाँ से ये मुझे ऑप्शन देते हैं, ये चीज़ अलग है। और इसमें भी वो कभी ना कोशिश करेंगे कि वीडियोस ना हो, क्योंकि वो बिला वजह अपने स्क्रीन के ऊपर लोड नहीं डालना चाहते। अगर वो इसके ऊपर लोड डालेंगे तो वो चीज़ थोड़े देर में लोड होगी, और जब लोड होगी तो यूज़र एक्सपीरियंस बुरा होता है। कि यहाँ पर देखें पिक्चर्स है, बैकग्राउंड ट्राई करते हैं, देखते हैं शायद हमें कुछ यहाँ पर मिल जाए। कोई ऐसी चलती हुई चीज़ नहीं मिल रही है जिसको मैं कहूँ कि एनिमेशन है। तो कोशिश आप ये करें कि आप GIF, एनिमेशन, ये चीज़ें यूज़ ना करें। आप अपनी वेबसाइट को पिक्चर से ही बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये एक ये हो गया, और कोशिश करें कि आप अपनी वेबसाइट में कोई म्यूज़िक और साउंड का भी इस्तेमाल ना करें। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, पहले होती थी, अब तो नहीं बनाते कोई। पहले ऐसी होती थी कि आप उस वेबसाइट को खोलें तो म्यूज़िक चलना स्टार्ट हो जाता था, और वो जो म्यूज़िक है फिर आपको वॉल्यूम बंद करना पड़ता है। तो वो सारी वेबसाइट जो है बड़ी अनोइंग होती हैं। वो जो है ना उसको आप म्यूज़िक का इस्तेमाल ना करें, और अपने चलती हुई किसी इमेज का इस्तेमाल ना करें। हेवी मत बनाएं अपने वेबसाइट को, तस्वीरों से हल्का ही रखें वो। तो मैं इसको जो है डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने फ्री डाउनलोड पर क्लिक किया है, अब ये डाउनलोड हो जाएगी ये इमेज।
ये जो है ये इमेज इस नाम से डाउनलोड हुई है, पिक्सल के नाम से। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके नाम को चेंज करके मैं नेचर कर लेता हूँ। अब जो ये बैकग्राउंड इमेज है इसके अंदर यूआरएल मैंने यहाँ पर दिया है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यूआरएल के अंदर मैं अपने इमेज का नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैंने रखा है नेचर। अब देखते हैं। तो ये नेचर वाली इमेज आ गई है। अब इस इमेज के साथ मसला क्या है बताएं। जी, तो बैकग्राउंड के साइज को मुझे यहाँ पर कहना है कि वो कर ले अपने आप को कवर। दो दो यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी मिलती है, एक मिलते हैं मुझे कवर की प्रॉपर्टी। तो जो भी मैंने इसको यहाँ पर देखें साइज दिया है उसके ऊपर ये अपने आप को कवर कर लेगा, देखें। और एक होता है कंटेन। कंटेन से क्या होता है, इसमें आपको इफेक्ट देखें इस तरह नज़र आ रहे हैं। कंटेन ने क्या किया है कि जितनी बड़ी ये इमेज थी उसके हिसाब से आपकी स्क्रीन पर सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद इसने क्या किया है, जहाँ पर खाली जगह थी उस स्क्रीन को दोबारा से, इस पिक्चर को दोबारा से यूज़ कर लिया उसने। मतलब कवर क्या करता है, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर वो फैला देगा, उसे इस तरह एडजस्ट करेगा कि आपकी पूरी स्क्रीन कवर हो जाए। कंटेन के मतलब होता है कि जितनी जगह है और जो पिक्चर का जो भी साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से वो रखेगा इसे। तो अब पिक्चर का साइज़ सपोज करें कि इतना ही है यहाँ तक, और बाकी की जगह खाली हो जाती, तो उसने दोबारा से ही पिक्चर को यहाँ से शुरू कर दिया, एक यहाँ पर ख़त्म किया, फिर दोबारा से पिक्चर को यूज़ कर लिया, तो रिपीटेशन हो गई। आप देख रहे हैं कि सेम पिक्चर दो दफ़ा रिपीट हो रही है। सर इसको टाइल्स भी कहते हैं, इसी चीज को। क्या कहते हैं। टाइल्स, ये टाइल्स में पिक्चर लगी हुई है, ऐसे होता है। नहीं, इसको सर हम इस पिक्चर को 2-3 मरतबा भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। दो सर तीन रिपीट का बता दीजिएगा। 2-3 दफ़ा भी लगा सकते हैं आप इसको, देखें। अभी हम इसको समझते हैं कि दो प्रॉपर्टी हमें मिली। हमने इससे बात की कि बैकग्राउंड के साइज़ को जो है वो या तो कवर कर ले, कवर मतलब आपकी पूरी स्क्रीन पे उस पिक्चर को कवर कर दे, या फिर आप कंटेन करते हैं। कंटेन क्या होता है कि जितनी पिक्चर की जो भी साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। अगर वो साइज़ छोटी है तो दोबारा वो रिपीट कर देगा उस पिक्चर को। अगर स्क्रीन जैसे कि पिक्चर मेरी बहुत बड़ी है तो वो क्या करेगा, वो या तो एक्स में या वाई में जैसे भी करके उसको कहीं ना कहीं फिट ज़रूर कर देगा। वो कोशिश करता है आपकी स्क्रीन में फिट कर दे। स्क्रीन के साइज़ को वो, इमेज के साइज़ को वो बड़ा नहीं करेगा। इमेज का जो साइज़ है ना, एक्चुअल कंटेन की बात कर रहा हूँ मैं, इमेज का जो साइज़ है उसको उतना ही रखेगा और देखेगा कि आपके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कहीं भी वो इमेज पूरी हो जाए। तो देखें यहाँ पर पूरी कहाँ पर हुई है ये इमेज, ये हुई है वर्टिकली, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक इसने पूरा कर दिया, और हॉरिजॉन्टली जो है इस तरीके से इमेज यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर इस जगह पर इसने दोबारा से रिपीट कर दिया, तो वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक जगह पर उसे पूरा सेट कर देगा। और दूसरी वाली साइड अगर छोटी पड़ रही है तो रिपीटेशन दोबारा से हो जाएगी। अब मैं इससे कहूँगा ना कि भाई मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है रिपीटेशन को रोकने के लिए, तो मैं इससे कहूँगा बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दें। तो बैकग्राउंड रिपीट को जब मैं, एक सेकेंड, बैकग्राउंड रिपीट को मैं इससे कहूँगा कि नो रिपीट कर दे, तो वो क्या करेगा, वो इससे फिर नो रिपीट पर कर देगा, कोई रिपीटेशन नहीं होगी। ये कंटेन में हो रहा है, ये जो रिपीटेशन वाला जो मसला है ना ये कंटेन में हो रहा है, कवर में नहीं था ये।
लेकिन अभी हम कंटेन की बात कर रहे हैं। तो कंटेन ने क्या किया, जितनी भी इसकी स्क्रीन की जो साइज है, हाइट के हिसाब से पिक्चर को सेट किया। विड्थ में भले वो छोटा पड़ ले, उसने बोला कोई बात नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा था, मैंने बोल दिया कि बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दे, तो रिपीटेशन बंद हो गई। अब इसमें मसला क्या है, ये जो पिक्चर है ये साइड में, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए इसकी पोजीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो अब ये अपने पोजीशन को ये सेंटर में कर लेगा। तो इस तरह ये आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज से अलग अलग काम लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की देखते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमने लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ किया है, जिसमें हमने 3 कलर के कॉम्बिनेशन बना लिए। उसके बाद कॉमा लगाकर हमने URL का यूज़ किया है, जिसमें मैं अपनी पिक्चर के नाम को बता रहा हूँ कि ये वाले पिक्चर को मुझे सेलेक्ट करना है। अब इस पिक्चर में मैंने बैकग्राउंड साइज को कंटेन रखा है। तो कंटेन जो है वो कंटेन करता है या तो हाइट में या विड्थ में। अब उसने हाइट में पूरा कर दिया था। अब जो विड्थ है ना, वो विड्थ छोटी पड़ रही थी, तो उसने क्या किया, रिपीट करना शुरू कर दिया। तो रिपीटेशन को बंद करने के लिए मैंने क्या लिखा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब रिपीटेशन नहीं हो रही। अगर मैं इसे हटा दूं तो देखते हैं क्या होगा, फिर रिपीटेशन होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस रिपीटेशन को बंद कर सकते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करके। तो अब रिपीटेशन देखें नहीं होगी। उसके अलावा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो ये सेंटर में नहीं था, ये था इस तरह साइड में। तो आप इसको बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर करके इसे सेंटर में भी ला सकते हैं। अगर आपको इस सर तरह ये ये, जी इश्तियाक भाई। नहीं सर, इश्तियाक नहीं, शेर बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम कंटेंट की प्रॉपर्टी हटा दें तो ये पूरी स्क्रीन पे फिक्स हो जाएगी या फिर ऐसी रहेगी? ये हो जाएगी आपके स्क्रीन में पूरी सेट, क्योंकि जिस तरह आप कवर लिखते हैं ना, कवर करना मतलब देखें, कवर आप किसी टेबल पर जब कोई चादर बिछाते हैं, आपकी कोई टेबल हो उसके ऊपर आप जब कोई चादर बिछाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं पूरा। अगर चादर की लेंथ बहुत बड़ी हो तो क्या करते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं, है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं ना कि बहुत बड़ी चादर को ऐसे नीचे से वो मतलब छोड़ दिया आपने कि भाई टेबल तो ढक दिया मैंने, अब वो जो चादर है वो बड़ी नीचे ऐसी पड़ी हुई है। तो आप कवर करते हैं उसे। अब किसी भी चीज़ को अगर आपको कवर करना है तो आप पूरा ढकते हैं ना उसे। तो आपकी जो स्क्रीन है, अगर मैं इसको कहूँगा ना कवर कर लेने बैकग्राउंड साइज को, तो ना मुझे रिपीटेशन की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अभी मैं दोनों के दोनों को कमेंट कर देता हूँ, देखता हूँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। बैकग्राउंड साइज को मैंने बोला कवर, देखते हैं। तो इसने पूरे के पूरे स्क्रीन पे कवर कर दिया उस पिक्चर को। सही। अच्छा, ये वैसे वैसे ना ये शेड देखें आप, बुरा नहीं लग रहा है, बड़ा ना मिलता जुलता शेड बन गया। नीचे की तरफ से ग्रीन, यहाँ से थोड़ा पिंकिश है, ऊपर से स्काई ब्लू है। हम मत बहुत प्यारा लग रहा है मैचिंग का। तो ये आप इस सर तरह जी। आप इसमें लीनियर ग्रेडियंट में जो है तो लेफ्ट और तो राइट करके भी शेड दे सकते हैं, उसको ट्राई करके देखें कैसा लग रहा है। देखें, तो ये बताना चाह रही हैं कि आप लीनियर ग्रेडियंट जो आपने लगाया है वो आपने लगाया अपनी पिक्चर के ऊपर, लेकिन उस ग्रेडियंट का जो वो है ना, लीनियर पोजीशन जो है इसकी ग्रेडियंट की, तो वो इस तरह है, यहाँ से क्यों? इस तरह नीचे की तरफ है। आप इसको क्या कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह है, ग्रेडियंट जो है वो आपका इस तरह ऐसे आए, कॉर्नर से आए, ऊपर से नीचे की तरफ ना आए, कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ जाए। तो वो मैं किस तरह करूँगा, तो मैं इसके डिग्री को सेट कर सकता हूँ। तो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर जो RGB आपने लिखा है ना, इससे पहले आप आए
यहाँ पर आप कॉमा लगा दें और उससे कॉमा से पहले आपको लिखना है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जब आप करेंगे तो देखें उससे मूव कर लिया, ग्रीनिश जो वो था वो पहले नीचे की तरफ था, अब देखें वो ऊपर चला गया। और ये जो स्काई ब्लू वाला शेड था वो ऊपर की तरफ था, वो देखें इस तरीके से हो गया। ठीक है। पहले ये इस तरह था। तो लेफ्ट और तो राइट भी कर सकते हैं सर, फिर ये लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी जा सकता है। अगर ये और 45 कॉमेट में भी इस तरह आ रहे हैं तो 90 में ये इस तरह ही आएगा। 90 देखते हैं, 45 डिग्री को 90 डिग्री कर देते हैं। 90 डिग्री देखें, अब ये इस सर तरह मूव। इसे इसे सिंगल कलर से करें वो ज्यादा समझ में आता है। सिंगल यस सर, सिंगल ज्यादा अच्छा भी लग रहा है मेरा ख्याल से। सिंगल ये भी कलर। अच्छा लग रहा है, हाँ सिंगल में वो ये है ना, वो एंगल्स का सही पता चलता है। मैं पिक्चर हटा देता हूँ अगर आपको ये चीज़ समझ में आ सर गई है। इसकी ओरिजिनल ओरिजिनल लगा देना इसकी जो थी, इससे जी, शायद ज्यादा समझ आए। आपको अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं पिक्चर हटा देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज की पूरी प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, ये सब भी हटा देता हूँ। अब मेरे वेब पेज में देखें कुछ भी नहीं है, वेब पेज वाइट है। तो मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को सेट कर सकता हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये सब मैं जो कर रहा था ये CSS के अंदर कर रहा था। देखें HTML में अभी भी कुछ भी नहीं है, एक div है बस खाली पड़ा है। उसके अंदर सिर्फ हमने ID से एक नाम लिखा है। सलमान भाई हैं, चले गए? नहीं है, उनके नेट का शायद कोई इशू है। सो गए सर। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सिर्फ div लिखा है और div के ID के अंदर बैकग्राउंड लिखा है। कुछ भी हमने बनाया, जो भी हम कर रहे हैं वो CSS की प्रॉपर्टीज की मदद से कर रहे हैं। तो विड्थ हाइट के अलावा हम यहाँ पर दे सकते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। इस लीनियर ग्रेडियंट के मतलब आप समझ जाइए, दो कलर के दरमियान जो है वो ब्लेंड है। अब यहाँ पर आप कलर दे दें, कलर आपको अगर RGBA से समझ में नहीं आता तो आप हेक्स कोड का भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल बनाएं, यहाँ पर आप लिखें गूगल कलर पिकर, तो गूगल कलर पिकर आपको कलर्स दे देता है। यहाँ से आप स्केल को सेट करें, जैसे कि मैं ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का जो कलर है वो ले लेता हूँ, ये वाला। तो इसका हेक्स कोड ये है, इसके हेक्स कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ और दूसरा कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे भी कलर आप यहाँ से लेंगे ना, वो ग्रेडियंट के ऊपर बुरे नहीं लगते कलर, वो अपने आप को ब्लेंड करके ना अच्छा ही लगता है। वो कॉम्बिनेशन जैसा भी आप बना दें अजीब सा, वो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर मैं पर्पल ले लेता हूँ, पर्पल के हेक्स कोड को मैंने कॉपी कर लिया। अब देखें ऑरेंज और पर्पल दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, लेकिन ये भी बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह है ये। अब जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ है, ऑरेंज ऊपर है पर्पल नीचे है। आप अगर चाहते हैं कि ये इस तरह ना हो, मूव हो जाए, इसको मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ। ऑरेंज ऊपर है पर्पल नीचे है, ठीक है। इसकी डिग्री को मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉमा से पहले 90 डिग्री कर देता हूँ मैं। अब देखें ऑरेंज जो है वो आपके लेफ्ट साइड पर हो चुका है, पर्पल राइट साइड पर हो चुका है। इसी तरीके से आप इसके डिग्रीज को चेंज करके ना यहाँ पर 180 डिग्री कर दें। तो ऑरेंज पहले ऊपर था, अभी ऑरेंज ऊपर था, अभी भी ऑरेंज ऊपर ही है। अब इसे और आप 270 कर दें तो ऑरेंज राइट साइड पर जा चुका है। इसे 360 कर सकते हैं आप, 360 में तो वो वापस वहीं आ जाएगा। 360 के रोटेशन में ऑरेंज नीचे है और पर्पल ऊपर चला गया। और जो 0 डिग्री है उसमें देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही है। तो 90 डिग्री या 45 डिग्री जैसे भी आपको अच्छा लगे
आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। ये आपको समझ आया किस तरह हो रहा है? यस सर। ये आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, और वो जो था ना जिसमें इमेज यूज कर रहे थे हम, वो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी थी। ये सिर्फ बैकग्राउंड है, इसमें हम लीनियर ग्रेडियंट का यूज कर रहे हैं। और वो क्या थी? वो इमेज, बैकग्राउंड इमेज थी वो। इसको आप पूरे को, लीनियर ग्रेडियंट को यहाँ से मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। और बैकग्राउंड डैश इमेज था वो। इस इमेज में लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के बाद कॉमा लगा के URL दिया था मैंने। URL में मैंने जो भी मेरी इमेज का नाम है, जैसे कि यूनिवर्सिटी और नेचर, तो मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी वाली इमेज ले लेता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन को मैं कर दूंगा सेंटर। बैकग्राउंड रिपीटेशन को नो रिपीट कर सकते हैं हम। और बैकग्राउंड साइज को कवर कर सकते हैं। आपने जो ज़्यादातर देखा होगा, वो देखा होगा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और बैकग्राउंड साइज कवर। आपने नो रिपीटेशन जो है वो बहुत कम देखा होगा, इसलिए क्योंकि जब भी आप कवर करते हैं तो रिपीटेशन तो फिर आपकी बहुत कम ही यूज़ होती है। वरना कंटेन अगर आप करेंगे तो रिपीटेशन जो है उसका इस्तेमाल होता है ज़्यादा, इसमें नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं क्या मसला है। बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट 45, आपने ग्रेडियंट दे दिया और URL दे दिया। ठीक है, इसको RGBA से ट्राई करता हूँ। हेक्स कलर में जो है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहे, हेक्स कलर में शायद कोई मसला हो, तो RGBA से आप ट्राई कर सकते हैं इसे। RGBA में मैंने यहाँ पर कलर दिया है इसको। लास्ट वाले को जो सबसे आखिर वाला है 0 RGBA का, उसको आप ग्रेजुअली अगर आप बढ़ाना शुरू करें, जैसे कि मैंने 0.1 रखा है, तो आप यहाँ पर इसको, अभी ये देखें ये पिक्चर डल नहीं है, इसको मैं डल किस तरह करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 0.1 है, इससे मैं बढ़ाऊंगा तो इसका जो मैक्सिमम है वो 1 है, इस तरह 1 है। तो मैं करूँगा इसे 0.5 कर देता हूँ, आधा, मैक्सिमम का जो आधा है वो कर देता हूँ। और दो कलर के दरमियान ब्लेंड है तो दूसरे वाले को भी 0.5 कर देता हूँ मैं। अब ये पूरी इमेज डल हो गई है। ब्लैक कलर से डल करने की कोशिश की है मैंने, और डल कर सकता हूँ मैं ऐसे, अगर मैं 0.9 कर दूँ लास्ट वाले को, इसे भी 0.9 कर दूँ। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह का बैकग्राउंड एक बन चुका है जो कि बहुत ज़्यादा डल है भी और नहीं भी है। तो मेरा ख्याल है मुझे रखना चाहिए 7.5 और 7.5। ये है। अब इसके ऊपर मैं कुछ बनाऊंगा ना, जैसे कि मैं बटन बना दूं या कोई और चीज़ बना दूं, तो वो मुझे नज़र भी आएगा। बटन, इसको मैं कह देता हूँ ये बटन है, देखें। ये बटन यहाँ पर है, ये बटन नज़र आ रहे हैं। तो बैकग्राउंड इमेज इस तरह लगाते हैं। क्लियर है आपको ये बैकग्राउंड इमेज और इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं? सर क्लियर।
जी सर। बैकग्राउंड साइज को, बैकग्राउंड पोजीशन को, और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को, इन तीनों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। और हाइट और विड्थ दी है मैंने अपने डिव को। मुझे क्या डिव चाहिए? अभी नहीं चाहिए मुझे डिव, तो मैं इससे हटा देता हूँ। और मुझे बैकग्राउंड बटन भी नहीं चाहिए और डिव भी नहीं चाहिए। बॉडी मेरी पूरी खाली है, CSS भी खाली है। तो बॉडी के अंदर मैं एक IMG का टैग लेता हूँ, IMG। इसके सोर्स में मैं ये बता देता हूँ कि मुझे कौन सी इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यूनिवर्सिटी वाली इमेज। अब ये इमेज जो है वो इस तरह बड़े साइज में आ चुकी है। तो इसके साइज को मुझे छोटा करना है। मैं किस तरह करूँगा? CSS में जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा IMG, और इसकी विड्थ को मैं कर दूंगा 100 पिक्सल। तो वो बहुत छोटी सी इमेज हो जाएगी। फिर मैं इसको बड़ी कर लूँगा। इसको साइड बाय साइड ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इससे मैं 300 करके देखता हूँ। 300 में इस साइज़ की इमेज बन गई और 400 में इस साइज़ की इमेज बन गई है। अब ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, इमेज के ऊपर, देखें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास SRC के अंदर आपने इमेज का नाम दिया। ऑल्ट के मतलब ये होता है कि कभी कभी अगर आपकी इंटरनेट जो है उसकी स्पीड स्लो है, या आपने किसी और जगह से URL कॉपी करके इमेज का यूज़ किया है, तो हो सकता है इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से वो इमेज जो है वो बहुत देर से लोड होगी। अब जब वो देर से लोड होगी तो क्या होगा, वो इमेज वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो जब भी इमेज नज़र ना आए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सिटी। अभी तो ये इमेज नज़र आ रही है। अगर मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर मैं ZZZ कर देता हूँ, देखें अब तो ये वाली इमेज उससे नहीं मिल रही है किसी भी वजह कर। इस नाम की कोई इमेज उससे नहीं मिल रही है, तो वो आपको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी लिख कर दिखा रहे हैं, ताकि अगर आपको इमेज नज़र ना भी आए ना, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये किस चीज़ की इमेज थी। इसलिए वो यहाँ पर देते हैं, ऑल्ट के अंदर लिखते हैं। ऑल्ट को अगर आप नहीं लिखना चाहें तो मत लिखें। तो वो इस तरह आता है। फिर मैं इससे ZZZ हटा देता हूँ। अब देखें इमेज लोड हो जाएगी। तो इमेज जो है उसकी विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा इमेज के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन मैंने इससे पहले एक एंकर का टैग पढ़ा था। तो एंकर के टैग को मैं यूज़ करके ना अपनी स्क्रीन को क्लिकेबल बना सकता हूँ। मैं अपने इस पूरे के पूरे इमेज को मैं कट करता हूँ, एक एंकर का टैग बनाता हूँ, एंकर के टैग के अंदर इसे रख देता हूँ। अब इमेज आपको वैसे ही नज़र आ रही है जैसे पहले आ रही थी। अगर आप एंकर के टैग में यहाँ पर किसी और जगह का रेफरेंस देते हैं, जैसे कि मैं जीमेल का रेफरेंस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जीमेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब इस href के अंदर मैंने जीमेल का रेफरेंस दे दिया। अब मैं जब इस इमेज के ऊपर आके क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे मेरे जीमेल पर ले जाएगा। तो इस तरह आप क्लिकेबल बना सकते हैं अपनी इमेजेस को और दूसरी चीज़ों को एंकर टैग के अंदर रखकर। समझ आया आपको? जी और सर। जी सिर्फ सर। और जी सिर्फ सर। यही नहीं है कि आप इमेज के साथ इस तरह कर सकते हैं। आप एंकर के टैग में यहाँ पर रखें अपने डिव को। इसको मैं, ये URL थोड़ा बड़ा है, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आप बनाएं एक डिव, और उस डिव को दें हाइट और विड्थ। IMG को मैं कर देता हूँ डिव, और इसकी विड्थ है 400, इसकी हाइट भी देते हैं
हाइट को मैं कहता हूँ 400 पिक्सल, स्क्वायर बना देते हैं 400 बाय 400। पता कैसे चलेगा हमें? बॉर्डर कलर देंगे तो हमें नज़र आएगा। तो बॉर्डर कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पर लाइट कॉरल रख देता हूँ। अब ये है डिव। अब ये जो डिव है ये मेरा क्लिकेबल है। इस डिव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहीं लेकर तो नहीं जा रहा है अभी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मैं यहाँ से सर जिया की जो रिपॉजिटरी है 45 असाइनमेंट वाली, उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसके यूआरएल को, और मैं आता हूँ अपने HTML की फाइल में। यहाँ पर href के अंदर मैं ये यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे कि यूआरएल जो है वो बहुत बड़े हैं, तो आपने देखा है अभी एक होता है यूआरएल शॉर्टनर, तो यूआरएल शॉर्टनर का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट जो आई है इसको अपने यूआरएल देते हैं और कहते हैं इसे छोटा कर दे, तो इसने शॉर्ट कर दिया। कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। ये यूआरएल इसने मुझे दे दिया बनाकर। अब जो है ये डिव, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सर जिया रेपो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वेब पेज पे मुझे क्या नज़र आएगा। तो यहाँ पर मुझे सर जिया रेपो लिखा नज़र आ रहा है। देखें ऊपर पर आ रहे हैं, ऊपर यहाँ पर। तो इस फॉन्ट को मैं सेंटर में करता हूँ पहले ना, ये थोड़ा बुरा लग रहा है। तो इससे मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर ले, अलाइन आइटम को सेंटर कर ले, और फॉन्ट के साइज को वो कर ले 35 पिक्सल। इसने मुझे लग रहा है पुरानी यूआरएल कोई जो है ना वो दे दिया। दूसरी कोई वेबसाइट देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉपी यूआरएल। जी, तो ये है सर जिया रेपो, और इसके फॉन्ट साइज को मैं अब यहाँ से बढ़ाता हूँ। तो फॉन्ट के साइज को मुझे यहाँ से बड़ा करना है 35। अब देखें इसके स्ट्रक्चर को समझें। डिव के अंदर मैंने लिखा है सर जिया रेपो, ठीक है। और डिव है किसके अंदर? एक एंकर के टैग में। एंकर के टैग में href को मैंने एक यूआरएल दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही अपने सर जिया रेपो पे या पूरे डिव में कहीं भी क्लिक करूँगा तो वो मुझे रीडायरेक्ट करेगा 45 क्वेश्चन में। देखें इस तरह है ये। तो थोड़ा ये आपको क्लियरिटी आई, इसमें समझ आया ये? सर इस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, मतलब जैसे कि एनपीएम लिंक। कुछ भी दे सकते हैं आप। कुछ जो बना रहे हैं ना, इमेज हो या कोई डिव हो या कोई पैराग्राफ है, कोई बटन है, उसको आप एंकर के टैग में रखें, और एंकर के टैग में आप उसको एड्रेस देते हैं। और यही नहीं है सिर्फ, आप एंकर के टैग से और भी काम ले सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। तो देखें index.html की फाइल है ना, इसके तरह मैं एक और HTML की फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ second.html की फाइल। इस second.html की फाइल को भी मैं बॉयलर प्लेट देता हूँ, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ कि आई एम सेकेंड पेज।
अब CSS इसके लिए अलग बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप, अलग फाइल, लेकिन मैं उसी फाइल को लिंक करा देता हूँ CSS के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि IM2nd HTML जो है इसे लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ मैं, देखते हैं किस तरह ये। तो यहाँ पर ये इस तरह IM2nd पेज इस तरह नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर जो है मैं फॉन्ट साइज को ज़रा ना ऊपर की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पर इस सेरेक में, ताकि जितने भी फॉन्ट हैं वो सब बड़े हो जाएं। ये भी बड़ा हो गया होगा। सेकेंड HTML देखते हैं, IM2nd पेज। सर ये जो आपने कनेक्ट किया है दूसरा HTML फाइल वो दिखाएं जरा किस तरह किया दोबारा। कनेक्ट नहीं किया है, दूसरी HTML की फाइल अभी मैंने बनाई है, कनेक्ट करूंगा। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अच्छा ये फाइल बनाई है अभी ठीक। मैंने, इसको बंद कर रहा हूँ मैं। वापस आता हूँ index.html में, और जहाँ पर मैंने जो सर्च दिया रेपो लिखा है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हो गई थी कहते तुम्हारी स्लाइड बंद करने से मैं। एंटर इन योर सेकेंड पेज। अब ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, क्लिक हेयर टू अच्छा यूज कर लेते सी हो तो सेकेंड पेज। अब ये मैं URL हटा देता हूँ, ठीक है। index.html को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे एक div दिखेगा, और उसके अंदर लिखा होगा प्लीज क्लिक हेयर टू सी सेकेंड पेज। और जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने HRF में कुछ दिया ही नहीं है। अब मैं HRF में आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना सेकेंड HTML खोल कर दे दे। देखें, index.html वाली फाइल में मैं अभी हूँ, इसमें मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे इस पेज में पहुँचा देगा। समझ आई बात? सर ठीक सर मतलब ये ठीक है। जो बात नहीं होती है वेबसाइट्स होम और एजुकेशन वगैरह लिखा हुआ होता है, तो इसी एंकर के पेज से होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जितने ठीक भी है सर। नेविगेशन होते हैं ना, नेविगेशन हम देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी की, वो ओपन करते हैं वेबसाइट। तो कराची यूनिवर्सिटी की देखते हैं किस तरह की वेबसाइट है। देखें, ये सब नेविगेशन ही है ना। होम के अंदर अबाउट अस, एडमिशन, फैसिलिटी, लाइब्रेरी, जर्नल। ऊपर की तरफ भी है फेसबुक, MCN साइट, डायरेक्टरी। तो नीचे की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही बुरी सी वेबसाइट है इनकी। तो यहाँ पर एलो, ये जर्नल्स को, इन दोनों, ये दोनों ही ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, तो इन दोनों में से क्लिक करते हैं। अब देखें, ये भी एंकर का ही टैग है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले कर जाता है यहाँ पर जर्नल वाले पेज में। सर तो मतलब ये सेकंड फाइल में सब लिखा हुआ है, और एंकर के टैग में जैसे हमने डिव में रखा है सेकंड पेज, तो फिर यहाँ पे होम लिखा रहा हूँ। बिल्कुल, अबाउट अस में जाता हूँ मैं। देखें, अबाउट अस में आ गया मैं, ये अबाउट अस का पेज है। ये इनकी बहुत बुरी सी वेबसाइट बनी हुई है PHP में। NED की वेबसाइट देखते हैं, NED की भी बुरी सी है। सर ये लिंक और एंकर के टैग एक ही जैसा लग रहा है मुझे, ये दोनों तमाम, में ही लिंक। ये जो क्या कह रही हैं आप? ये जो लिंक हम बनाते हैं CSS से और HTML से लिंक करने के लिए, और फिर ये एंकर का टैग, इनमें फर्क क्या है आखिर? CSS से लिंक इस तरह बनाते हैं। जैसे CSS से लिंक बनाने के लिए हम लिंक का टैग लगाते हैं ना ऊपर, लिंक तो एक पेज से दूसरे पेज को मतलब एक्सेस कर सकता है। और अच्छा ये एक अच्छा, एंकर का टैग है जो हम वो, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों में। जी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आप लिंक करा रहे हैं, तो आप अपनी किसी फाइल को अपने इस HTML में लिंक करा रहे हैं। लेकिन हाइपर रेफरेंस ये होता है कि अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाना है, तो हाइपर रेफरेंस आपको वहाँ पहुँचा देता है। जैसे कि हाइपर रेफरेंस जो है उसके अंदर अगर मैं गूगल लिखूंगा और क्लिक करूंगा तो वो मुझे गूगल की पेज में पहुँचा देगा ना। जी सर।
यस सर। इसी तरह मैंने गूगल नहीं लिखा, मैंने दूसरे अपने HTML की फाइल का नाम दे दिया। मतलब सर यहाँ पर हम लोग फाइल नेम भी दे सकते हैं और यूआरएल भी दे सकते हैं, है ना, किसी भी पेज बिल्कुल पर जाने के लिए। बिल्कुल 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 इसी तरह। तो अगर आपको 2 पेजेस बनाने हैं तो 2 HTML की फाइल बनाएं, और एंकर के टैग की हेल्प से आप वहां पर लिख सकते हैं कि भाई दूसरे वाले पेज को क्लिक करें तो दूसरे पेज में वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा, पहुंचा देगा वहां पर। इसी तरह ये। तो यहाँ तक एंकर का टैग, इमेज का टैग और बैकग्राउंड, जो मैंने CSS से प्रॉपर्टी दिखाई थी, वो बैकग्राउंड इमेज जिसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट है, URL है, वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर हैं। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर भी मैंने आपको वो दिखाया कि डिग्री में आप चेंज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, इसमें कोई कन्फ्यूजन है जी? जी सर। क्लियर है। सर नो सर, क्लियर जी है। सर क्लियर है। यस सर क्लियर। सर हमें एक बात पूछनी थी। जी जी। सर बाजी टाइम ऐसा होता है कि कभी हम कोई भी इमेज को डाउनलोड करके जब हम लिंक करा देते हैं ना, वो लिंक तो हो जाती है लेकिन वो अपलोड होने में टाइम लगा रही होती है। तो सर उसके लिए हमें क्या पता चल देखना होता है कि PNG की होगी या JPG, उसका कोई वेट का भी इशू आ रहा होता है कि वो पेज जो इतनी मतलब हैवी होती है इमेज कि वो फौरन अपलोड नहीं हो रही होती। तो सर ऐसा क्यों होता है? ये तो जाहिर सी बात है ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि वो इमेज ही इतनी हेवी है कि वो लोड होने में टाइम लगा रही है। तो जब लोड होने में, देखें, वो डाटा है एक बकायदा, उसका एक साइज है, और वो डाटा आप किसी से मंगवा रहे हैं, तो आने में टाइम लग रहा है। जब आने में टाइम लगेगा तो जाहिर है टाइम तो वो लेगा। इस ये तो इंस्टाग्राम में भी है। आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको सिर्फ 10 वीडियोस नज़र आती हैं एट अ टाइम। फिर नीचे जाते रहते हैं तो नीचे वाली वीडियो दोबारा से फिर लोड होके नई वीडियोस लेकर आती है आपके लिए। आखिरी वीडियो जो होती है वो, जैसे कि आप बहुत तेज़ी में इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करें ऊपर, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नीचे वीडियोस नहीं है, वो लोड करता है वीडियो को। तो टाइम तो उसको भी लग रहा है वीडियोस को लाने में। इसी तरीके से इमेज जो है आपकी, अगर वो बहुत हेवी इमेज है या आपने वीडियो लगा दी है कोई, तो वो तमाम चीज़ें उसको आने में तो टाइम लगेगा। या तो आप डाउनलोड करके भी चलाएंगे ना अपने पास, तो आपके लिए तो वो ठीक चलेगा। दूसरे के लिए जब आप इसको कहेंगे कि इसे चलाना है, तो फिर वो वहाँ पर भी टाइम लेगा। तो ये तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि अगर इमेजेस हेवी होंगी बहुत, इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, तो वो उसमें भी इफेक्ट करता है। सर JPG ज्यादा हैवी होती है या PNG? JPG ज़्यादा हल्की होती हैं, और PNG जो है वो साफ सुथरी इमेज होती है, तो वो थोड़ी सी उसका साइज ज़्यादा होती है। सर हमें वैसे कौन सा यूज करना चाहिए? PNG यूज़ करना चाहिए आपको। PNG के साइजेस इतने भी ज़्यादा नहीं होते, वो अच्छी इमेज मिल जाती है PNG में जी। सर जैसे कि एक तो हम पिक्चर के एनिमेटेड अंदर कोई दूसरी पिक्चर लगाएं तो किस तरह होगा सर? एक पिक्चर में दूसरी पिक्चर लगा के, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? सर जैसे मैंने बैकग्राउंड लगा लिया उसके अंदर तो मुझे कोई पिक्चर लगा